10 साल के एक्सपीरियंस में मेरा ज़्यादातर समय ऑपरेशन में ही निकला है। मैंने श्रीलंका में ऑपरेशन देखा है, असम के उल्फा के खिलाफ ऑपरेशन देखा है, मैं उसमें शामिल भी था। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंचा जहां ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए। इसके बाद 3.5 साल लगाए कश्मीर में। सर्जिकल स्ट्राइक ये वो शब्द है जिसका जिक्र लोकसभा चुनाव में आपने खूब सुना होगा। मगर भारतीय फौज दुश्मनों को खत्म करने के लिए बहुत पहले से बॉर्डर पार जाती रही है। जवानों के हौसलों की दास्तान बहुत लंबी है। यहाँ बहादुरी का किस्सा 90 के दशक का सुनिए। बॉर्डर क्रॉस करने का काम फौज बहुत पहले से कर रही है। जिस हादसे के बारे में मैं बता रहा हूँ वह 1993 का है। हमें पता लगा कि बांग्लादेश और बर्मा के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में बोडोज और नागाज के कैंप चल रहे थे। 1993 में हमारी टीम को वहाँ ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए भेजा गया। हमने एक नागा लड़का पकड़ा था जो नागा मिलिटेंट कैंप का मेंबर था। जिस नागा लड़के को पकड़ा था फौज उसको अपने साथ लेकर चली ताकि सीमा पार उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां पर उसके जैसे लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, या यह कहिए कि बाकायदा एक फौज तैयार की जा रही थी ताकि भारतीय फौज से लड़ा जा सके। लड़के को लेकर भारतीय जवान उखरुल पहुंचे। ये वो इलाका था जिसे नगा अपनी कैपिटल कहते थे। ऑपरेशन के लिए जा रही थी उखरुल से नीचे उतरी और वहां डोगरा बटालियन से अटैच हो गई। सुबह 4 बजे हमारी 50 से 60 लोगों की टीम और एक डोगरा बटालियन की कंपनी ने बॉर्डर की तरफ मार्च किया। ब्रिगेडियर नाम्बियार भी थे इसमें शामिल। मैं उस समय ट्रुप कमांडर था। ये वो लोग हैं जिन्होंने टारगेट तक पहुंचने के लिए 35 से 36 घंटे तक मार्च किया। गर्मी इतनी थी कि प्यास से बुरा हाल होता था। नाले का पानी बहता था मगर उसको पीना खुद को बीमार करना था। बॉर्डर तक पहुंचने में पसीने से तरबतर चले जा रहे थे। ना भी ऐसा कि चढ़ाई पर, क्योंकि बॉर्डर ऊंचाई पर था। जंगल इतने घने कुछ दिखता नहीं था। कब कहाँ से क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तभी खबर मिली कि कोई लड़की कमांडर है जो हमला करने वाली है। हमारी एक टीम बॉर्डर पर थी। उनके पास एक इंटरप्रेटर था। नागा मिलिटेंट्स के बीच हो रही बातचीत को वे रेडियो पर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे हमें बता रहे थे कि आपकी टीम की मूवमेंट दिख गई है और एक नगा टुकड़ी आपको एम्बुश करने वाली है। उस टुकड़ी की कमांडर एक लड़की है। बेतासा गर्मी पड़ रही है, जवान चढ़ाई कर रहे हैं। तभी गर्मी से निजात के लिए राहत बनकर बारिश की बूंदें तो बरसती है और सब सामान भीगने से मुसीबत होती है। चलते चलते शाम के 6 बज चुके थे। अंधेरा होने का था। बार बार सिस्टर बटालियन टीम को अलर्ट कर रही थी, फायर खुलने वाला है, अम्बुश करने वाले हैं। लेकिन मिलिटेंट पीछे जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि फौज बॉर्डर से वापस लौट जाएगी, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। बॉर्डर अभी भी पहाड़ के ऊपर था। अंधेरा हो गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक अफसर और 4 आदमी आगे निकल गए। बाकियों को जंगल के पतले से ट्रैक पर बैठने के लिए कहा गया क्योंकि फायरिंग होने की खबर आ रही थी। जो सैनिक आगे निकले थे उनकी मुठभेड़ नगा मिलिटेंट से हो गई। अंधेरे में फायरिंग शुरू हो गई। किसी को पता नहीं चल रहा था कि फायरिंग कहाँ से हो रही थी। रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हुई। 1-1.5 घंटे बाद हमारे सैनिक वापस लौटे। पूरी रात हम लोग उसी पतले ट्रैक पर बैठे रहे। नीचे नाला बह रहा था। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था, पीने को कुछ नहीं था। कीड़े मकोड़े सांप निकल कर आ रहे थे। खतरों के बीच रात गुजारी। सुबह हुई, बॉर्डर पहुंचे। वहां नगा की एक झोपड़ी मिली जिस पर प्लास्टिक सेट पड़ी थी। खतरा सिर पर मंडरा रहा था। अलर्ट अभी मिल रहा था कि फायर खुलने वाला है, फिर से ट्रायल कर रहे हैं। घने जंगलों में नगा तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ता ही नहीं पता था। कहाँ से किधर हो जाए कैप्टन भी नहीं जानते थे। तब पेड़ पर लटका एक प्लास्टिक का बैग दिखा जो मौत का न्योता दे रहा था। कैप्टन उसे छूने जाते उससे पहले ही नगा लड़के ने रोक लिया। नगा ऐसी फौज थी कि जो सालों से जंगलों में रहकर भारतीय फौज के साथ लड़ रही थी। इनके कैंप को तब तक हिट नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास कोई लोकल नगा लिमिटेड का लड़का ना हो जो आपको उस जगह तक ले जाए, क्योंकि जंगल में मौजूद उनके कैंपों को कोई रास्ता नहीं होता। नगा मिलिटेंट्स जानवरों की ट्रेल इस्तेमाल करते हैं। पेड़ के नीचे वो हल्का सा निशान लगाते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लोग पहचानते हैं। इस कैंप तक पहुंचने के लिए हमें 2 किलोमीटर नदी में चलना पड़ा। वहाँ जंगलों में एकदम छुपी हुई झोंपड़ी मिली। फिर 3-4 किलोमीटर और अंदर गए। एकदम घने जंगल में मुझे एक पेड़ पर प्लास्टिक लटका दिखा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर आपने प्लास्टिक छुआ तो जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि प्लास्टिक पर मशीन गन ऑटोमेटिक मार्क है। जैसे ही कोई प्लास्टिक के आसपास आएगा तो फायर खुलेगा और निशाना फिक्स था, तो चुपने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लड़के के हाथ पकड़ लेने से कैप्टन की जान बच गई, मगर अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था। उस कैंप तक पहुंचना बाकी था, जो कैंप नहीं पूरा ऐसो आराम का अड्डा था जहां ऐसे खेल खेले जा रहे थे जिसके बारे में अंदाज़ा लगाना कैप्टन के लिए भी मुश्किल था।
नीचे नाला बह रहा था, ऊपर टीम बैठी है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आगे बढ़े या नीचे उतरे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नाले के पास लकड़ी काटने की आवाज़ आई। कौन काट रहा था लकड़ी? गोली चली तो टीम के साथ क्या हुआ? उस ट्रेनिंग कैंप में कौन मिला? इन सब सवालों को जवाब जानने के लिए आपको हमारा दूसरा एपिसोड देखना पड़ेगा, जो बहुत जल्द लौटेगा।